दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन ओबीजी की 36वीं क्लास में डिस्कस करेंगे मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी होता क्या है, ठीक है, वो अपन करेंगे आज डिस्कस। ठीक है, तो मोलर प्रेगनेंसी है, इसको अपन वेसिकुलर मोल प्रेगनेंसी भी जानते हैं, वेसिकुलर मोल प्रेगनेंसी। ठीक है साथियों, अब एक टर्म आ रही है मोल, है ना। मोल मीन्स क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ सेल है ना। जहाँ ग्रुप ऑफ सेल वर्ड आ जाए उसका मीन्स होता है मोल, या जहाँ मोल वर्ड आ जाए उसका मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सेल। एक होता है आइडेंटिटी फ्रॉम मोल, यानी जो यहाँ पर क्या आ गया, मोल आ गया। अब ये इसका मीन्स क्या आ रहा है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यानी सेल की जो कैविटी है वो किससे फुलफिल्ड होंगी, फ्लूइड से फुल कैविटी होती है। ठीक है, ये होगी अपनी मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ किस प्रकार मोलर प्रेगनेंसी दिखती है। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोलर प्रेगनेंसी ये होती है कुछ इस प्रकार। मोलर प्रेगनेंसी ये देखो, फुलफिल्ड कैविटी है ना। अब ये है ना, ये आइडेंटिटी फॉल मोल प्रेगनेंसी, इससे कोई अपन बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी, इससे कोई अपन बोलते हैं वेसिकुलर मोल प्रेगनेंसी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है ना। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये हो गया ओवरी वाला पार्ट, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ से स्पर्म जाएंगे और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइज होंगे क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। जाइगोट जो हैं वो यहाँ आके क्या बनेगा, मोरुला, और फिर इसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन, है ना। तो इस प्रकार होता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में। वहीं अपन अगर बात करें मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी में इस प्रकार इम्प्लांटेशन नहीं होके क्या बन जाता है, एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं अपन मोल। मोल मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, जो कि किससे, ये जो सेल है किससे फुलफिल्ड रहती हैं, फ्लूइड से क्या रहती हैं, फुलफिल्ड रहती हैं, है ना। इसको अपन सिस्ट या ट्यूमर्स भी अपन कहते हैं। ठीक है, ये होगी अपनी मोलर प्रेगनेंसी। समझ में आ गया नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस है और मोलर प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस है। अगर ऐसी संरचना दिखाई दे तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, अगर ऐसी संरचना दिखाई दे तो मोलर प्रेगनेंसी है। ठीक है, अब ये क्या है, गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्ट डिजीज, है ना। गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्ट डिजीज, ये क्यों हो रहा है, गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्ट डिजीज का नाम क्यों आया है, क्यों, इट इंडिकेट प्लेसेंटल माल फॉर्मेशन। ये क्या इंडिकेट करता है, प्लेसेंटल का माल फॉर्मेशन क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको, ये हो गया ओवम और स्पर्म। ठीक है, दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। दोनों का फ्यूजन होके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के 2-3 से 4 दिन बाद वो का किसमें कन्वर्ट होता है, मोलर में, है ना, मोरुला, सॉरी मोरुला। ठीक है, मोरुला कहा जाता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, यूट्रस में मोरुला, फिर इसमें क्या होता है, इसका सेल डिवीजन होता है ना। सेल डिवीजन होता है तो क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। अब यही इसी ब्लास्टोसिस्ट को समझना है क्या सेल डिवीजन, अब देखो यहीं से अब नॉर्मलिटी शुरू होगी। यहाँ तक तो ये नॉर्मल प्रोसेस थी, है ना। अब एम्ब्रियो नहीं बन के ये जो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, एक सेल डिवीजन है। मोरुला क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे सेल डिवीजन क्लीवेज बनता है ना। 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 96, इस प्रकार क्लीवेज होता रहता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये देखो ब्लास्टोसिस्ट की मैं संरचना बना रहा हूँ।
इस प्रकार होता है ब्लास्टोसिस। ठीक है, ये हो गई है इसके अंदर सेल। ठीक है, अब ये जो इसका बाहर वाला जो पार्ट है इसको बोलते अपन, इसको अपन बोलेंगे क्या, इसको अपन बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, और ये क्या है? इनर सेल मास। ये किसका रेस्पॉन्सिबल है? फीटस के लिए। और ये ट्रोपोब्लास्ट किसका रेस्पॉन्सिबल है? प्लेसेंटल के लिए। ठीक है, अब अगर सेल डिवीज़न अगर मोलर प्रेगनेंसी टाइप होगा तो इसमें क्या होगा? जो नंबर ऑफ सेल ये और जो साइज है, शेप है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना, जिससे कि क्या होगा? ये ट्रोपोब्लास्ट की डिजीज हो जाएगी। और अगर ट्रोपोब्लास्ट के अंदर डिजीज होती है तो क्या बनेगा? प्लेसेंटा का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो डिजीज है क्या करेगी? प्लेसेंटा का माल फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पर अपने इट इंडिकेट प्लेसेंटल माल फॉर्मेशन। समझ में आ गया कि ये डिजीज किस प्रकार प्लेसेंटल का माल फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके फॉर्मेशन के लिए? प्लेसेंटल के लिए फॉर्मेशन के लिए ट्रोपोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर ट्रोपोब्लास्ट के अंदर ही डिजीज हो जाते हैं तो क्या होगा? प्लेसेंटल का माल फॉर्मेशन होगा। वहीं अपन बात करें विलाई, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है विलाई का। अगर चेंजेस होते हैं शेप और साइज क्या होती है? चेंजेस होता है उसमें, है ना। विलाई की जो शेप और नंबर ऑफ साइज में क्या होता है? चेंजेस होता है। और ये विलाई का अगर माल फॉर्मेशन होता है तो इन फ्यूचर भविष्य में यह कंडीशन आगे जाकर क्या करेगी? कोरियन कार्सिनोमा यानी ये कैंसर का क्या करेगी? निर्माण करेगी, है ना। ये जो कंडीशन है कैंसर के लिए, कोरियन कार्सिनोमा कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। अब अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। टाइप्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, तो अपन ने दो भागों में इनको डिवाइड किया है, कंप्लीट मोल, पार्शियली मोल। कंप्लीट मोल में क्या हो रहा है कि नो फीटल टिश्यू, यानी इसमें किसी प्रकार का फीटल टिश्यू नहीं होगा जिससे कि बच्चे का फॉर्मेशन हो। ठीक है, एंटायरली अब नॉर्मल ट्रोपोब्लास्ट, और जो पूरा ट्रोपोब्लास्ट है वो एंटायरली क्या होगा? अब नॉर्मल होगा। उसके जो शेप है वो भी अब नॉर्मल होगा, उसकी साइज होगी सेल की वो भी इंक्रीज ज़्यादा होगी। पार्शियली में क्या होता है? सम फीटल टिश्यू पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं अपन कि किस प्रकार अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंप्लीट मोल प्रेगनेंसी है या पार्शियली मोल प्रेगनेंसी है। यह अपन डिस्कस करेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। ये देखो, यह है पार्शियली मोल प्रेगनेंसी। इसमें क्या हो रहा है? इसके अंदर सम टिश्यू है, किसके? फीटल के टिश्यू हैं। ठीक है, वहीं अपन अगर बात करें कंप्लीट की तो इसमें क्या होंगे? फीटल टिश्यू नहीं होंगे, है ना, इस प्रकार होगा। ठीक है, वहीं अपन अगर इन्वेजिव मोल की बात करें तो इस प्रकार दिखाई देंगे। ठीक है, और अपन कोरियनो कार्सिनोमा की अगर बात करते हैं, विलाई स्ट्रक्चर अगर अबनॉर्मल होगा, है ना, विलाई स्ट्रक्चर शेप है, ये देखो ये सारे विलाई हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? विलाई हैं। ये अगर अबनॉर्मल शेप साइज में होंगे तो ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल करेगा? कोरियन कार्सिनोमा के लिए। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए, पार्शियली मोल और कंप्लीट मोल। ठीक है, पार्शियली में कुछ इस प्रकार आपको संरचना दिखेगी। पार्शियली में सम फीटल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और कंप्लीट में फीटल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होंगे। ये मेन डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार दिखते हैं स्ट्रक्चर होती हैं पार्शियली मोल प्रेगनेंसी की और
कंप्लीट मोल प्रेगनेंसी की। अब बात करते हैं अपन इटियोलॉजी की, ठीक है, बात करते हैं अपन की ये कि क्यों होता है। सीधी बात है, अगर ये क्यों होगा, जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा अब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है स्पर्म और ओवम का, है ना, स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन हो रहा है वो नॉर्मल ना होके क्या होगा, अब नॉर्मल होगा। तो ये क्या कहलाएगा, मेन इटियोलॉजी कहलाएगी किसकी, मोलार प्रेगनेंसी की। तो अब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन क्या कॉज करती है, हमेशा मोलार प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं अपन रिस्क फैक्टर के। चलो अपने इटियोलॉजी तो देख ले कि अब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है, लेकिन अब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन किन किन में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो है रिस्क फैक्टर। कौन कौन से हैं, मैटरनल एज, माँ की जो आयु है, उम्र है, एज है, वो निर्भर करती है फर्टिलाइजेशन पर। अगर 20 साल से अगर कम है और 35 साल से ज़्यादा है तो वो क्या रिस्क फैक्टर है, किसका, मोलार प्रेगनेंसी का, या अब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का, या प्रीवियस के अंदर मोलार प्रेगनेंसी हो रखी हैं, यानी जो इसकी हिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री क्या होगी, मोलार प्रेगनेंसी होगी, तो उसको भी अगर सेकेंड टाइम मोलार प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे। डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ कैरोटीन, है ना, जो डाइटरी डेफिशिएंसी कैरोटीन की होगी, है ना, जिसमें फोलिक एसिड भी कम होगा, ठीक है। और ज्योग्राफी वेरिएशन, है ना, ज्योग्राफिकल वेरिएशन की वजह से भी साउथ एशिया अफ्रीका में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफेक्ट जीन कम फ्रॉम फादर, जो जीन है वो क्या होंगे, डिफेक्ट आएंगे, किनसे आएंगे, फादर से। तो ये जो है रिस्क फैक्टर हैं किसके, मोलर प्रेगनेंसी के। वही अगर अपन बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मोलर प्रेगनेंसी है, क्या क्या आपको साइन एंड सिम्टम दिखेंगे। तो अब्डोमिनल साइज डिपेंड अपॉन सेपरेशन ऑफ वेसिकल्स, है ना। अब देखो सेपरेशन जो है, अगर सेपरेटेड है तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर सेपरेट नहीं है तो अब्डोमिनल की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किस प्रकार बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो अगर ये साइज अगर कम है और सेपरेट है तो अब्डोमिनल जाहिर बात है वो भी कम होगा, और अगर साइज ज़्यादा है और सेपरेट नहीं है तो अब्डोमिनल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी किसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, मोलार प्रेगनेंसी का, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। यूपीटी टेस्ट ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और फीटल हार्ट साउंड क्या होगा, ऑलवेज एब्सेंट ही होगी इसमें तो, ठीक है, क्योंकि फीटल टिश्यू तो होंगे नहीं, होंगे तो भी पार्शियली रूप से होंगे, ठीक है। तो एफएसएच आपको सुनाई देगी नहीं इसमें, ठीक है। और हाइपर एमनिस यानी जो वोमिटिंग नोजो कंडीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब्डोमिनल साइज, वेजाइनल ब्लीडिंग, यूपीटी टेस्ट, है ना, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, और एफएचएस, है ना, फीटल हार्ट साउंड और हाइपर एमनिस। अब बात करते हैं अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कि अपन किस प्रकार कंफर्मेटिव करेंगे कि उस गर्भवती महिला को, उस प्रेग्नेंट वुमेन को मोलर प्रेगनेंसी है। तो अपन करेंगे अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, यूएसजी करवाएंगे उनकी, और अगर कंप्लीट मोल है, अगर कंप्लीट मोल टाइप प्रेगनेंसी है तो क्या दिखेगा आपको, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, है ना, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना दिखाई देती है किसमें, मोलर प्रेगनेंसी में, विथ नो फीटस, है ना, इसमें फीटस भी नहीं होगा, ठीक है। पार्शियली में क्या हो रहा है, अब नॉर्मल प्लेसेंटल एक्सेल, जो प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, अब नॉर्मल होगा, ठीक है। वापस देखते हैं अपन, ये देखो यहाँ पर जो प्लेसेंटा जिससे अटैच है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अब नॉर्मल होगा, ठीक है।
फिर अपन फाइंड आउट करेंगे सीरम बीटा एससीजी, ये भी अपन जांच करवाएंगे। हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे अपन, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। ये हैं कंफर्मेटिव डायग्नोसिस टेस्ट। इसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, यूरिन एग्जामिनेशन, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। तो इसका जो मैनेजमेंट होगा, उसमें मैनेजमेंट में शुरुआती दिनों में तो आपको ड्रग ऑफ चॉइस देनी है मेथोट्रेक्स। क्या देनी है? मेथोट्रेक्स। और जो इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो है डीएनसी। डीएनसी होगी इसकी लास्ट में जाके, ठीक है। इसको अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी अवॉइड टिल 6 मंथ एटलीस्ट, यानी अपन क्या करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे कि अगली प्रेगनेंसी आप कम से कम 6 महीने का अवॉइड करें, 6 महीने बाद ही प्लान करें। और RH हीमोग्लोबिन अपन देंगे उस RH नेगेटिव वाली महिला को, है ना, आफ्टर डीएनसी। डीएनसी के बाद अपन क्या देंगे, RH हीमोग्लोबिन देंगे कौन को, जिसका जो RH जो है नेगेटिव है, ठीक है। यह है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा इसका, हिस्टेक्टोमी। अब कौन सी कंडीशन में होगा हिस्टेक्टोमी? हर कंडीशन में होगा। इफ ए वुमन नॉट वांट नेक्स्ट प्रेगनेंसी, जो वुमेन है वो अगली प्रेगनेंसी कंसीव करना नहीं चाह रही है, यानी उसके 1 बच्चे या 2 बच्चे हो गए हैं, अब वो अगली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाह रही हैं, तो अपन उसको एडवाइस करेंगे हिस्टेक्टोमी। क्योंकि मोलर प्रेगनेंसी कहीं ना कभी कभार ये मेलिग्नेंट वाला होता है और ये कोरियन कार्सिनोमा कोज कर सकता है, यानी कैंसर भी बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन अगर उस महिला के 1 या 2 बच्चे हो रखे हैं तो अपन उसको एडवाइस करेंगे हिस्टेक्टोमी के लिए। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। परसिस्टेंट गैस्ट्रेशनल ट्रोपोब्लास्ट नियोफेजिया, ठीक है, ये होगा इसका कॉम्प्लिकेशन। और वहीं अपन इसको ट्रीट करना है तो अपन क्या करेंगे, मेथोट्रेक्स जो होते हैं ड्रग, वो अपन उसको देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने मोलर प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस किया है। मोलर प्रेगनेंसी आप सभी जानते हैं, मोलर प्रेगनेंसी एक अबनॉर्मल डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी का, ठीक है। इसका जो आगे जाके क्या करना है, ये इसको अपन कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। इसका जो मेन मैनेजमेंट है वो क्या है, डीएनसी है। और अगर महिला RH नेगेटिव वाली है तो अपन उसको देंगे इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, ठीक है। तो और ये जो मोलर प्रेगनेंसी है 2 प्रकार की होती है, पार्शियली और कंप्लीट, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।